मरियम नवाज़ जब से पंजाब की वज़ीर आला बनी हैं, वो आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए बहुत कुछ सोचती हैं, लेकिन उसी तरह सोचती हैं जो उनका महदूद ज़हन सोच सकता है। वो शॉर्टकट पर यकीन रखती हैं। ये शॉर्टकट का लफ्ज़ उनके हवाले से इसलिए मैंने इस्तेमाल किया कि अब तक उन्होंने जितने काम किए हैं वो इसी तरह किए हैं कि जैसे लिपापोती बस कर दो। दूर तक असरअंदाज होने वाले ऐसे कोई काम उन्होंने नहीं किए हैं। पंजाब में जो उनका सूबा है, जिसकी वो वज़ीर आला हैं, सबसे ज़्यादा करप्शन है। गो के तकारीब ऐसी वो करती रहती हैं, ऐसी तकारीब में शिरकत करती रहती हैं जहाँ नौजवानों को बहुत ज़्यादा नवाजा जाता है। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत एहतमाम किया, नौजवानों के लिए किया, लैपटॉप्स बांटे उन्होंने, और इसके अलावा स्कॉलरशिप, इस तरह के और बेशुमार उनके प्रोग्राम हैं। लेकिन ये प्रोग्राम देर तक चलने वाले नहीं हैं और इन सब की शिकायत आनी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा ये कि शौक़ भी है उन्हें वज़ीर आज़म बनने का, लेकिन काम ऐसा नहीं है जिसकी रस्सी उन्हें, जिनके काम के हवाले से उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे तक ले जाया जा सके। उनके सारे काम अधूरे नामुकम्मल हैं और ज़्यादातर उनका काम और उनका लबो लहजा सब इंतकामी है। उनके अंदर इतनी बुग़्ज़, नफ़रत और हकारत भरी हुई है कि जब वो बोलती हैं तो उनके आवाज़ से, अंदाज़ से वो गुस्सा, वो हसद, वो रक़ाबत, वो जलन सामने आती है। किसी के लिए भी अगर आप ज़रा सा भी अच्छा ख्याल रखें तो उसको कहते हैं रश्क करना, और जो मनफी सिमत में जाता है उसे कहते हैं हसद करना, जलन रखना। ये जो बोलती हैं तो लगता नहीं है कि इन्होंने अपने लफ्ज़ों पर किसी से पूछा हो, कोई बात की हो, कहीं सर्च किया हो, कहीं पढ़ा हो। कि जो काम होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कोई नई इस्तिलाह या नई इस्लाह नहीं होती। ये जो कुछ उनका तरीक़ाकार है उसके मुताबिक सामने आया है। वो ये सोचती हैं कि अंग्रेज़ के दौर में क्या होता था, पुराने दौर में क्या हुआ था, किस तरह लोगों को काबू में किया जाता था, किस तरह लोगों की ज़बानबंदी रखी जाती थी, किस तरह लोगों को, आवाम को अलम बगावत बुलंद करने से रोका जाता था और किस तरह उन पे पाबंदी लगाई जाती थी, किस तरह अपने दौर हुकूमत को तूल दिया गया था और दिया जा सकता है। तो इनको जो लोग हैं आसपास वो बता देते हैं कि पुराने दौर में ये होता था, फ़लाँ के दौर हुकूमत में ये हुआ था और फ़लाँ मुल्क की तारीख़ में ये मौजूद है। तो ये लोग वही करते हैं और कह देते होंगे किसी को कि इस पे सर्च कर लो और मुझे बता दो। खुद तो करने की कोई न सलाहियत है, ना इनके पास वक्त है, और फिर वही होता है जो इनसे कहा जाता है और ज़बानी जमा खर्च करते हैं। ये लोग समझते हैं कि इनके लफ्ज़ों पर, इनकी बातों पर, इनके जुमलों पर, इनके ख़यालों पर, इनकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर करने वाला कोई नहीं है। सब इसी तरह है, हुजूम जमा हो गया है। जी नहीं, अवाम हुजूम नहीं होते, अवाम होते हैं जिनकी वजह से सरकार चलती है और उन्हीं के लिए सरकार होती है, उन्हीं के लिए काम करती है, उन्हीं के ज़रिए होती है। लेकिन आप लोग समझते हैं कि सब कुछ आपका है, आपके लिए है, आपके ज़रिए है। मरियम नवाज़ ने जब पुराने दौर को खोदा, पुरानी तारीख़ मालूम की और दूसरे ममालिक के जो इस्लाहात थे, उनके तौर तरीक़े थे, उनके क़वानीन थे, वो मालूम किया तो उनको बताया गया कि जनाब एक एक्ट था 1930 में बरतानवी दौर में, और वो आप नाफिज कर लें। वो एक्ट ले आए तो मजाल है कि कोई आपकी AI वीडियो बनाए, और क्या मजाल है कोई आप पर तंज करे, मजाल है कि कोई आपके बारे में एक लफ्ज़ कह सके। कुछ कहने, कुछ पूछने, कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं होगी, और इस एक्ट के तहत आप जिसको चाहेंगी वासिले जहन्नम कर देंगी। जी हाँ, उनका तो मकसद वासिले जहन्नम ही करना है, लेकिन यही है कि अरेस्ट कर लेंगे। तो मरियम नवाज़ का जो ये एक्ट है उसे कहा गया है कि ये गुंडा एक्ट है। जी हाँ, गुंडागर्दी उसे ही कहते हैं कि बस कोई बदमाशी करे और ना उसका कोई किसी से सवाल किया जाए और ना ही उसका कोई जवाब तलब करने वाला हो। एक ही शख्स का कानून, और कानून तो
गलत कहना है यहाँ एक ही शख्स का तौर तरीक़ा चले। कानून वो होता है जिसे बनाया जाता है, जिसकी मंजूरी ली जाती है और जिसको राइज किया जाता है, उस पे सबका इत्तेफाक होता है, वही कानून होता है। जो अपनी मर्ज़ी से राइज किया जाए वो कानून नहीं होता। और जो कानून की मंजूरी देते हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उससे इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन अगर आपने अपनी कैबिनेट में ले लिया, ऐसे लोगों को रखा हुआ है जो आपसे मुत्तफिक नहीं हैं, तो फिर वो कानून की पासदारी करने के हवाले से सिर्फ आप ही रह जाती हैं। और इन्होंने जो ये सोचा तो इसकी इत्तला, इसकी भनक पड़ गई लोगों को। उन्हीं के लोगों के ज़रिए से बात निकल आती है और बात यहाँ सोशल मीडिया तक आ गई है कि बुनियादी तौर पर ये जो गुंडा एक्ट लाया जा रहा है ये बरतानवी राज के दौर का है। और 1930 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1930 कहलाता है ये। और जो बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में बाज़ कबाइल और गुरोहों को मुजरमाना करार देकर उन पर सख्त निगरानी और पाबंदियां आयद करने के लिए बनाया था। इस कानून के तहत लोगों को बग़ैर किसी ठोस सबूत या अदालती कार्रवाई के गिरफ़्तार किया जा सकता था, जिसे एक ज़ालिमाना कानून समझा जाता था। मरियम नवाज़ को तो अल्लाह वास्ते का मेल है पीटीआई से, इमरान खान से, पीटीआई के लोगों से और उन लोगों से जो इमरान खान का नाम लेते हैं या जिन्होंने उसे वोट दे रखा है। इसलिए वो ऐसा कानून लाना चाहती है कि जिसके लिए कोई कार्रवाई की ज़रूरत ना हो, अदालती कार्रवाई की, और ना ही किसी ठोस सबूत की। जैसे अगर इसकी मिसाल इस तरह ले लें आसान लफ्ज़ों में कि अगर पुलिस किसी को उठा के ले जाती है तो फ़ौरी तौर पर थाने से और फिर अदालत से रुजू किया जाता है। लेकिन यहाँ आप इस गुंडा एक्ट के तहत कहीं से रुजू नहीं कर सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, आप किसी से सवाल नहीं कर सकते, ना आप अदालत जा सकते हैं, ना आप थाने जा सकते हैं, ना आप किसी से पूछ सकते हैं किसी इदारे से कि आपका ये बंदा कहाँ गया, कहाँ गायब हुआ, और जो उसे उठा के ले गए तो क्यों ले गए। तो ये अंधा कानून समझे, बल्कि कानून ही नहीं है, ये तो बस अंधेरी ही है। अंधेर नगरी में यही होता है जो कि चौपट राज होता है, और वहाँ इस चौपट राज में इस तरह का गुंडा एक्ट होता है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हुकूमत इस तरह का नया कानून या नई पॉलिसी मुतारिफ़ कराने की तैयारी कर रही है, और ये जो है सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए होगा, जैसा कि बरतानवी दौर में हुआ था। और उस वक्त कानून का इस्तेमाल आज़ाद पसंदों के ख़िलाफ़ किया जाता था। लेकिन अभी सरकारी तौर पर इस बात का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि ये सरकारी तौर पर सामने आया भी नहीं है। जब किसी बात की मंजूरी हो जाती है तो फिर वो खबरबंदी और सामने आती है, लेकिन अंदरूनी ज़राए, अंदरूनी हल्के ये बात फैलाते हैं कि जनाब गुंडा एक्ट की तैयारी हो रही है। ये गुंडा एक्ट क्यों है, किस लिए है? तो ये लोगों का बिन पे इल्ज़ाम है कि मरियम नवाज़ की हुकूमत इस कानून के ज़रिए सियासी मुखालफिन, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के कारकुनों को या रहनुमाओं को दबाने की कोशिश करेगी, या फिर वो लोग जो उनके लिए बोलते हैं, उनके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, को हदफ बनाने की कोशिश करेगी। और यकीनन इसीलिए ये कानून लाया जा रहा है। इसमें आवाम की भलाई के लिए कुछ भी नहीं है। कानून वही है जो सबके लिए बनाया जाए। ये कुछ ग्रुप्स के लिए, कुछ लोगों के लिए, एक पार्टी के लिए लाया जा रहा है या लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ना कोई कानून होगा, ना कोई मुकदमा होगा, और ना ही किसी को सफाई का मौका दिया जाएगा, और फिर उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जैसा कि बरतानवी दौर में हुआ करता था। इस तरह की कोई बात जब सामने आती है तो यकीनन कुछ होता है पीछे, कुछ सामने बात जब भी आई है कि कोई तैयारी हो रही है। अभी इस एक्ट का नफाज हुआ नहीं है, ना ही ये कहीं पेश किया गया है, चाहे इसको कानूनी मसवदा के तौर पर, लेकिन जब बात ज़बान से निकल गई है, ये ख्याल आ गया है, तो फिर ये बात दूर तलक चली गई है। कहते हैं कि होठों निकली कोठों चढ़ी, तो बात जो आपके होठों से निकल गई वो बहुत दूर तक चली जाती है। इसे गुंडा एक्ट का नाम दिया जा रहा है कि ये सियासी तौर पर इस्तिलाह जो है वो सियासी लोगों के लिए और सियासी तनकीद करने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब में गुंडा राज एक्ट 1930
दोबारा लगाने का प्लान चल रहा है। जैसे मलका बरतानिया ने 1930 में ये एक्ट लगाया था, जिसके तहत किसी भी शख्स को उठाकर उसको बग़ैर किसी अदालत के ही कैद करके जुल्म व सितम किए जाते थे, और मरियम नवाज़ भी वैसा ही अब करने जा रही हैं। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आवाम के लिए कर रही हैं, और या फिर ये कि गुंडा अनासिर के लिए कर रही हैं, जो माशरे में ऐसे ग्रोह हैं जो बदअमनी फैलाते हैं या गैर कानूनी तरीके से, जिसे मुजरिम कहते हैं, जिसे मुल्ज़िमान कहते हैं, जो मुजरिमाना तबीयत के लोग होते हैं। ये किसी पार्टी के नहीं होते, ये अलग ही होते हैं, और उनकी तबीयत में ये कत्ल व गारत गिरी होती है। लेकिन अब पाकिस्तानी माशरे में सियासी हवाले से वो तमाम जराइम होते हैं, तो ये यही कहेंगी, और इसी हवाले से ये बात की गई है कि गुंडा एक्ट को नाफिज किया जाएगा। गुंडा एक्ट से आम तौर पर मुराद यही है कि वो कानूनी दफ़ात या वो कवानीन जो किसी इलाके में बदअमनी, जराइम या गुंडागर्दी जैसे हंगामा आरई, तशद्दुद या गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। पाकिस्तान और भारत में इस इस्तिलाह का इस्तेमाल आम है, ख़ास तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से जराइम पेशा अफराद या गुरूहों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जाती है, तो उसे यही कहा जाता है कि जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है उसमें यही होता है कि गुंडागर्दी में मुलविस है। ये जो गुंडागर्दी का एक्ट है ये अंग्रेज़ों के दौर के क़वानीन से मुंसलिक है, लेकिन पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट 2025 या इससे मिलता जुलता प्लान होगा। ये फिर उन अफराद या उन ग्रोहों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा जो आवाम का अमन ख़राब करते हैं या फिर ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, मंशियात फरोशी करते हैं या दीगर सरगर्मियों में मुलविस होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, ये सिर्फ PTI के लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, और उन पर यही सब जो अभी मैंने कहा कि ज़मीनों पर कब्ज़ा करना, मनशियात फरोशी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम PTI के लोगों पर लगाया जाएगा। और ये जो दूर की कौड़ी लाई गई है ये इसीलिए लाई गई है। अभी सबका मकसद व मुंतहा जो है PTI से हटकर PTI के लिए ही है, तहरीक इंसाफ के लिए ही है, उसी के कारकुनों के लिए ही है, उसी के हवाले से, इमरान खान के हवाले से जो बात करने वाले लोग हैं उनके लिए है। फिर क्या होगा? फिर ये होगा जब ये कानून नाफिज हो जाएगा तो पुलिस या इंतज़ामिया बग़ैर किसी मुकदमे के मशतबा अफराद को हिरासत में ले सकती है, जुर्माने, कैद या दीगर पाबंदियाँ उन पे आयद कर सकती है। जैसे उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया जाएगा। अब आप सोचिए कि एक आम जो मुजरिम होता है, जो मनशियात फरोश होता है या जो बदअमनी फैलाते हैं, लड़ाई झगड़े करने वाले लोग, आम इस्तिलाह में ये समझ लीजिए, तो उनके बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करने का ख्याल क्यों आएगा? क्योंकि बैंक अकाउंट्स जो होते हैं उसका ताल्लुक़ ख़ानदानों से होता है। ये सिर्फ उन बड़े लोगों के लिए है जो PTI से वाबस्ता हैं और जो उन्हें अपने बहुत बड़े मुखालिफ लग रहे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा जो काम होने जा रहा है ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। फिर ये करेंगे कि गुंडा एक्ट के तहत जुर्माने आयद करेंगे और इस हवाले से उनकी जायदादें, उनके ख़ानदान की जायदादें ज़ब्त कर ली जाएंगी। वो तो अभी भी हुआ है, लोगों की फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, वहाँ के मुलाजमीन को हिरासा किया गया है, उनको दरबदर किया गया है। अगर किसी एक PTI के शख्स की, PTI के वर्कर की कोई फैक्ट्री है में हज़ारों लोग काम करते हैं, ये सब दरबदर हुए हैं, ऐसा हुआ है। रोज़गार देने का दावा करने वाली हुकूमत ने लोगों को बेरोज़गार किया है। अच्छा, भारत में भी ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश, UP जैसे सूबों में गुंडा एक्ट, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट जराइम पेशा अफराद को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस कानून के तहत जो है वही कि पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और मुकदमा चलाए बगैर उसे हिरासत में रख सकती है। माजी में जो इस एक्ट का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत गलत तरीके से हुआ है। बाकायदा इसकी रिपोर्ट है जैसे इसे बच्चों पे इस्तेमाल किया गया है। 2012 और 2017 में ख़ास तौर पर कम उम्र बच्चों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये भारत में हुआ है, तो यहाँ भी हो जाएगा पाकिस्तान में अगर ये गुंडा एक्ट आ गया तो।
کسی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بوڑھی عورت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی ضعیف آدمی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد صرف انتقام لینا ہے۔ بھارت میں بھی اس کا غلط استعمال ہوا ہے۔ اس کو اونڈا ایکٹ کو بعض اوقات سیاسی مقاصد یا ذاتی دشمنیوں کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا ہے، اور مثال کے طور پر یوپی میں 3 سال کے بچے پر اونڈا ایکٹ لگایا گیا تھا، اور اس وقت یہ تنازع بہت مشہور ہوا تھا۔ اونڈا ایکٹ سراسر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کسی بھی الزام میں یا شک کے تحت کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو پھر اس کا قانونی حق ہوتا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے، قانون کا سہارا لے، لیکن اونڈا ایکٹ میں اس طرح کی کوئی سہولت حاصل نہیں ہوگی، نہ ہوتی ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ انگریز نے اس طرح کا قانون کیوں بنایا تھا؟ تو انہوں نے جو بنایا تھا اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ اس وقت جو آزادی کے لیے، انگریزوں کے تسلط سے آزادی کے لیے جو آواز اٹھائی جا رہی تھی اس کو دبایا جا سکے۔ اب جو اس اونڈا ایکٹ کی بات شروع ہوئی ہے تو اسے زیادہ تر لوگ جابرانہ قانون کہہ رہے ہیں، اور جبر کے ستم کے ساتھ کوئی دور حکومت نہیں چلتی، کسی کا بھی دور نہیں چلتا۔ جبر، جور و ستم، ظلم کسی بھی گھر میں ہو، کسی صوبے میں ہو، کسی محلے میں ہو، کسی خاندان میں ہو، آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی کسی پہ نہیں تھوپ سکتے۔ ویسے بھی یہ آزادی کا دور ہے، شخصی آزادی، ذہنی آزادی، سوچ کی آزادی، خیال کی آزادی ہر کسی کو حاصل ہے، آپ اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ اور خاص طور پر ایک صوبے کی سربراہ ہو کر مریم نواز نے جو یہ خیال نکالا ہے، یہ ان کے لیے کسی بھی طور پر یہ درست نہیں ثابت ہوگا۔ یہ جو دور ہے یہ ایک دوسرے کی بات سننے کا دور ہے، اور مخالفین کو بھی آپ سامنے کھڑا کر کے اس سے بات چیت کریں، اس سے مذاکرات کریں، بجائے یہ کہ کوئی اونڈا ایکٹ نامی قانون لے آئیں کہ پھر کسی کی کوئی سنوائی نہ ہو سکے اور آپ کا جبر چلے۔ تو ایسے دور میں جو اونڈا دور کہلاتا ہے، یا جس دور میں اونڈا ایکٹ یا جس جگہ پہ اونڈا ایکٹ نافذ کیا جاتا ہے، وہاں ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرت کا عمل دخل ہوتا ہے کہ جس کو جتنا دباؤ وہ اتنا ہی ابھرتا ہے۔ تو ایسے لوگ آ جاتے ہیں سامنے جو پھر یہ کہتے ہیں کہ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔